Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon and hit the like button also. As you know, we have already covered 90 questions of the economics. If you have not watched, visit all of that. That will enhance your knowledge regarding economics. And I have already uploaded the playlist regarding political science and history question. If you have not visited that, please visit on that and enhance your knowledge regarding all the subjects. Let's get started beginning with the 91st question. And ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगी. 91st क्वेश्चन है, with respect to the wholesale banking service consider the following statements. मतलब होलसेल बैंकिंग सर्विस के बारे में बताया गया है, इसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है. स्टेटमेंट 1 है, दे ऑफर सर्विस बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एजेंसी. मतलब ये गवर्नमेंट को और प्राइवेट एजेंसी को भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, सर्विसेज देते हैं. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज दे इंक्लूड करेंसी कन्वर्जन एंड अंडर राइटिंग सर्विस. मतलब ये करेंसी को कन्वर्ज मतलब चेंज करते हैं रुपये से डॉलर में, डॉलर से रुपये में या अदर करेंसी में, या अंडर राइटिंग सर्विस देते हैं. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज दे कैन नॉट प्रोवाइड सर्विसेज टू द इंडिविजुअल क्लाइंट. वो पर्टिकुलर बंदे के लिए मतलब सर्विस नहीं प्रोवाइड कराते हैं. विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबोव आर करेक्ट. आप अपना आंसर साथ के साथ मार्क करते रहिए. आप ये प्रैक्टिस डेली करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी एग्जाम में अच्छा करने के लिए और चीज़ें याद रहेंगी आपको लंबे टाइम तक. और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी मैं डाटा यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या कर रहा हूँ ये पेड कंटेंट है. और अगर बच्चा 80,000 1 लाख रुपये पे कर रहा है तो ये सबके बस की बात नहीं है. और आज के टाइम में सब के पास पैसा नहीं है कि इतना वो इस पर इन्वेस्ट कर सकें. तो मैं आपको सब डाटा फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ. प्लीज़ बच्चों को शेयर करिए जो भी इस चीज़ के इच्छुक हैं और तैयारी कर रहे हैं. अब अपना आंसर मार्क कीजिए साथ के साथ और मैं आपको तब तक आंसर बताता हूँ. फर्स्ट एंड सेकेंड इसका करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. होलसेल बैंकिंग इज द फाइनेंशियल प्रैक्टिस, मतलब जो क्या पैसे से रिलेटेड है तो ये फाइनेंशियल प्रैक्टिस है ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग बिटवीन टू लार्ज इंस्टीट्यूशन. मतलब होलसेल बैंकिंग का मतलब है जो टू लार्ज इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में लेन देन होता है, पैसे का लेंडिंग या बोरोइंग होती है, तो उसको ही होलसेल बैंकिंग सर्विस बोलते हैं. दीज आर टाइप ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड. इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक ये होता है जो बैंकों को पैसा देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए. दैट आर ऑफन रिटेल बैंकिंग, मतलब ये लगभग रिटेल बैंकिंग वाले ही बैंक होते हैं. दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल लुकिंग फॉर होलसेल बैंकिंग वुड नॉट हैव टू गो स्पेशल इंस्टीट्यूशन. मतलब अगर आपको होलसेल बैंकिंग देखनी है तो आपको अलग इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है. जो रिटेल का काम करता है, मतलब जो छोटे लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे लोन प्रोवाइड करता है, वही होलसेल बैंकिंग का काम भी करता है. Wholesale banking services are for entities that require more services than the normal client of the retail bank. ये क्या है, ज़्यादा सर्विस जिसको चाहिए. मान लो एक बंदा क्या करता है, इंडिविजुअल क्लाइंट क्या करता है, पैसे जमा करता है या अपना लोन ले लेता है. पर ये क्या, जो मान लो बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनमें बड़ा बड़ा काम होता है, ज़्यादा सर्विसेज लेने के लिए ये होलसेल बैंकिंग सर्विसेज लेते हैं. मतलब दो बड़ी एंटिटी हैं, दो बड़े इंस्टीट्यूशन आपस में लेन देन करते हैं, उसको ही होलसेल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बोलते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, लार्ज क्लाइंट सच एज अदर बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसी, लार्ज कॉर्पोरेशन एंड रियल एस्टेट बिजनेस में, मान लो जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या फ्लैट वगैरह देते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके बीच में ये लंबा जो हिसाब रहता है, जिनको ज़्यादा पैसे लेने पड़ते हैं या जमा करने पड़ते हैं, उनको होलसेल बैंकिंग सर्विसेज बोलते हैं. होलसेल बैंकिंग सर्विस या करेंसी कन्वर्जन, मतलब पैसे को कन्वर्ट करवाना है एक करेंसी से दूसरे करेंसी में. वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग है, मतलब आपको काम करने के लिए जो है पैसा चाहिए वो है. लार्ज ट्रेड ट्रांजैक्शन है, आपके बीच किसी के बीच लेना देना हो रहा है तो उसका ट्रेड ट्रांजैक्शन है. मर्जर है, एक्विजिशन है, कंसल्टेंसी है या अंडर राइटिंग है, अमंग अदर सर्विसेज. ये सर्विसेज इसमें प्रोवाइड की जाती हैं. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है कि दो इट इज़ अपोजिट टू रिटेल बैंकिंग, मतलब रिटेल बैंकिंग जो इंडिविजुअल के लिए रहती है उससे थोड़ा सा अपोजिट है. विच फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल क्लाइंट, मतलब रिटेल बैंकिंग में क्या है, इंडिविजुअल क्लाइंट पे कंसंट्रेट किया जाता है. मतलब एक बंदे को लोन दिया जाता है या उसका डिपॉजिट जमा किया जाता है, जो स्मॉल बिजनेस के लिए है. दिस
सर्विसेज, मतलब जो सर्विसेज हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वही ये होलसेल बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करता है, जिसका बिजनेस लंबा चौड़ा होता है। ये हिंदी में भी आपको आंसर क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं, हिंदी के स्टूडेंट यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। 92 क्वेश्चन देखते हैं। 92nd क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लीगल टेंडर। लीगल टेंडर के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, उनमें से हमें करेक्ट बताना है। लीगल टेंडर क्या होता है? इट इज़ ए मीडियम ऑफ पेमेंट रिकग्नाइज बाय लॉ। मतलब क्या ये हमारा पेमेंट करने का, जैसे हम किसी को पैसे देते हैं या लेते हैं, उसका लॉ के द्वारा अप्रूव किया हुआ रास्ता है, मीडियम है। एंड द सेकेंड वन इज ए बैंक नोट इशूड बाय द आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया शैल बी लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया शैल बी गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा चला रखा है, जैसे आरबीआई हम रुपी यूज़ करते हैं, तो उसको क्या है पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया हुआ, और ये लीगल टेंडर पूरे इंडिया में हो सकता है क्या? एंड द थर्ड वन इज कॉइन्स, सिक्के एंड नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशन ₹1 रिमेन्स अंडर द एम्बिट ऑफ द लीगल टेंडर। मतलब जो ₹1 के से नीचे भी सिक्के हैं, क्या उसमें लीगल टेंडर में इंक्लूड होते हैं? फॉर द पेमेंट अप टू द ₹1000 ओनली। मतलब यहाँ बोला गया कि नीचे वाले नहीं, ₹1 से लेके ₹1000 तक क्या लीगल टेंडर में रहते हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट। आप अपना आंसर मार्क कीजिए साथ के साथ। फर्स्ट है सेकंड इसका करेक्ट है। आपका आंसर गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये रहेगा कि लंबे टाइम तक याद रहेगा अगर आप यहाँ पे गलती करते हो तो, और आप अच्छा अटेम्प्ट करते हो तो, अच्छा स्कोर करते हो तो मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। like any official means of payment recognized by the law of land shall be referred to by legal tender। मतलब कोई ऑफिशियल है जिसके द्वारा हम अपना, जैसे एन ऑफिशियल मीन्स ऑफ पेमेंट, मतलब हम सरकार ने अप्रूव किया हुआ है कि ये ऑफिशियल मेन है, रास्ता है पेमेंट करने का, जैसे रुपए में करते हैं या हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको ही लीगल टेंडर बोलते हैं। इट इज़ यूज टू कैरी आउट मनीटरी ट्रांजेक्शन, मतलब पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के काम आता है। टू कंप्लाई विद द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और टू रिपे पब्लिक एंड प्राइवेट डेब्ट। द वैल्यू ऑफ द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द गारंटी प्रोवाइडेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। द लीगल टेंडर डज नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब लीगल टेंडर क्या है? मतलब पैसा है जिसकी फेस वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। मतलब पैसे की वैसे देखा जाए तो एक पेपर ही है वो, इसमें यही डिफरेंस होता है कि पैसा एक पेपर है, अगर उसकी हम मान लो फेस वैल्यू न माने, जो आरबीआई ने अप्रूव की हुई है सेंट्रल बैंक ने हमारे, तो वो एक पेपर, पीस ऑफ पेपर है। बट इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे गोल्ड की होती है या सिल्वर के कॉइन की होती है, तो इनकी तो सोने की कीमत होती है या चांदी की कीमत होती है, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू रखते हैं। तो यही बोला गया कि लीगल टेंडर है जो पैसा है उसको क्या है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, क्योंकि ये एवरी बैंक नोट इश्यूड बाय द आरबीआई, जो बैंक नोट है वो आरबीआई के द्वारा इश्यू हुआ, वो ही लीगल टेंडर में यूज हो सकता है। ₹2, ₹5, ₹10, ₹50, 100, 200 एंड 500 एंड 2000, अप टू 2000 जो भी पैसा डिनोमिनेशन है रुपए हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अनलेस विदड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलेशन, जैसे हम मान लें 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, सर्कुलेशन से निकाल दिया था 2000 के रुपए, बट जब तक वो सर्कुलेशन में से निकाले नहीं जाते तब तक वो लीगल टेंडर की परिभाषा में आते हैं। और गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। हमें याद रखना कि आरबीआई एक्ट 1934 है और आरबीआई बैंक 1935 में एग्जिस्टेंस में आया था। तो ये एक्ट है जो 1934 का, उसके अकॉर्डिंग वो लीगल टेंडर में इंक्लूड होता है जो भी पैसा है। और कॉइन्स की बात करें तो जैसे कॉइन्स एक्ट अलग है, 2011 का है। तो कॉइन्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन नोट लोअर देन ₹1, मतलब ₹1 से तो नीचे नहीं होना चाहिए, 1 से बीच के 1000 के बीच में जो भी सिक्के आते हैं तो उनको लीगल टेंडर में इंक्लूड किया जाता है। बट जो ₹1 नोट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लीगल टेंडर विदाउट एनी लिमिटेशन। मतलब ₹1 का जो नोट है वो लीगल टेंडर में इंक्लूड होता है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट इशू करती है, ना कि आरबीआई। आई होप आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द लायबिलिटीज ऑफ द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
कल भी हमने डिस्कस किया था लायबिलिटी क्या होती हैं और इसकी मान लो इसका एसेट्स क्या होता है बैंक का। मतलब जो आदमी पैसा जमा करते हैं बैंक में तो वो बैंक की लायबिलिटी होती है कि उसको रीपे करना होता है, रिम्बर्स करना होता है इन फ्यूचर, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। एसेट्स वो होती है जो मान लो बैंक ने किसी को लोन दे रखा वो उसको वापस लेना है तो वही उसका एसेट्स होता है, उसकी पूंजी होती है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड बैंक्स विद इन दी आरबीआई। मतलब जो बैंक ने डिपॉजिट कर रखा है पैसा आरबीआई में उसको ही क्या लायबिलिटीज बोलते हैं आरबीआई की। एंड द सेकंड स्टेटमेंट करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, जो करेंसी है नोट्स उसके सर्कुलेशन में मार्केट में घूम रहा है क्या उसको लायबिलिटीज बोलते हैं आरबीआई की। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज फॉरेन करेंसी रिजर्व। मतलब जो है आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व रहता है, जैसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स रहते हैं जो हम आईएमएफ से लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डॉलर का रिजर्व रहता है या जितना भी मान लो रिजर्व रहता है आरबीआई के अंदर क्या वो लायबिलिटीज़ में काउंट होता है। एंड द फोर्थ वन इज पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व फंड। मतलब जो रिजर्व फंड है जो रिजर्व करके रखा हुआ है या पेड अप कैपिटल जो आरबीआई को देनी होती है तो उसको क्या लायबिलिटीज़ बोला जाता है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें बोला गया डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन विद इन द आरबीआई आर पार्ट ऑफ द लायबिलिटीज। क्योंकि बैंकों ने वो पैसा जमा कर रखा है, यहाँ पे बैंक ने आरबीआई में पैसा जमा कर रखा तो फ्यूचर में आरबीआई को वह पैसा रिटर्न करना है तो वो उसकी लायबिलिटीज में आ गया आरबीआई की। जैसे दिस रिप्रेजेंट द बैलेंस मेंटेन विद इन द आरबीआई बैंक एंड बाय बैंक्स। जो बैंकों ने बैलेंस मेंटेन किया है वहाँ पे, तो जैसे सीआरआर है, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कैश रिजर्व रेशो होता है या एसएलआर बोलते हैं स्टेटस लिक्विडिटी रेशो। तो वही क्या है बैंक की लायबिलिटीज है, बैंक को वापस देना होता है बैंक आरबीआई को बैंकों को, तो वो आरबीआई की लायबिलिटी में काउंट होगा। जैसे कैश बैलेंस है एमएसएस है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सच एज एक्सपोर्ट एक्सिम बैंक बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नाबार्ड है नेशनल एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट के लिए बैंक होता है रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और जो फॉरेन सेंट्रल बैंक है या विदेश के बैंक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे ईपीएफओ बोलते हैं एम्प्लॉयज़ फंड डिपॉजिटर एजुकेशन एंड जो चिल अवेयरनेस फंड है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग अगेन रिवर्स रेपो मेडिकल असिस्टेंट फंड है। मतलब जितने भी फंड है ना ये सब उसमें उसकी लायबिलिटीज काउंट होंगी क्योंकि वो बैंक को वापस करना ही करना है आरबीआई को। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट द नोट्स इन द सर्कुलेशन कंप्राइज। जो सर्कुलेशन में नोट हैं तो उनको भी लायबिलिटीज बोला जाता है बाय आरबीआई सिंस द माइनस मतलब 1935 से अप टू जो 1935 तक पैसा आरबीआई ने इशू किया हुआ था वो लायबिलिटीज में आता है जो सर्कुलेशन में रहता है। एंड हेल्ड इन द बैंकिंग डिपार्टमेंट नोट्स हेल्ड आउटसाइड रिजर्व बैंक बाय पब्लिक बैंक ट्रेजरीज ईटीसी करेंसी नोट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर प्रोमिसरी नोट। मान लो जो आरबीआई के द्वारा करेंसी नोट किए गए हैं उनको प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। देयरफॉर करेंसी नोट्स कंस्टिट्यूट द लायबिलिटी ऑफ द आरबीआई। मतलब क्या है जो भी पैसा सर्कुलेशन में है उसको लायबिलिटीज मानते हैं आरबीआई की। और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं या बोलते गोल्ड के रिजर्व रखे हुए हैं या डॉलर के रिजर्व रखे हुए हैं लायबिलिटीज हैं वो तो असेट्स हैं। क्योंकि जब भी मान लो कोई देश में घाटा आता है तो या ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं उसको, मार्केट में मान लो पैसे की ज़्यादा फ्लो हो गया तो महंगाई बढ़ने लगी तो इन्फ्यूज़ करते हैं क्या गवर्नमेंट जी सिक्योरिटी जो होती है गवर्नमेंट की इशू कर देता है आरबीआई और वो पैसे की सप्लाई को कम कर देता है मार्केट में, उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये वो इनकी तरह से ही करता है क्योंकि इसके पास डॉलर है या स्पेशल ड्राइंग राइट है आईएमएफ से जिससे हम लोन लेते हैं तो वही उसकी असेट्स हैं, उसकी पूंजी है ये आरबीआई की। और फोर्थ स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है जो पेड अप कैपिटल है या रिजर्व फंड है। द कैपिटल ऑफ द बैंक इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व फंड। मतलब क्या है जो कैपिटल ऑफ बैंक इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड रिजर्व फंड दैट इज क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड जो भी हैं इंडस्ट्रियल क्रेडिट हैं लॉन्ग टर्म फंड्स ऑफ बैंक्स आर द पार्ट ऑफ अदर लायबिलिटीज। मतलब जितना भी मान लो फंड है वो बैंक का लायबिलिटीज है। जैसे गवर्नमेंट ने पैसा जमा किया हुआ है वहाँ पे किसी स्कीम के थ्रू तो वो पैसा आरबीआई को पे करना होता है वो लायबिलिटीज में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94th क्वेश्चन। द Amber Naya River, which was in the news regarding the oil spill in the Arctic region, flow through which of the following country? मतलब ये न्यूज़ में आया था कि अंबर नाया रिवर में क्या है, जो ऑयल स्पिल हो गया, तो उसके बारे में पूछा गया ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है या कहाँ से गुजरती है। इसमें भी दिया गया है स्टेटमेंट ए नॉर्वे से गुजरती है, द सेकंड बी रसिया से गुजरती है, सी फिनलैंड से गुजरती है, या डी स्वीडन से। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका बी आंसर है रसिया से, क्योंकि ये पिछले साल जून की बात है। रसिया डिक्लेयर्ड ए स्टेट इमरजेंसी आफ्टर ए पावर प्लांट फ्यूल लीक इनटू द अंबर नाया रिवर। मतलब पावर प्लांट का जो फ्यूल है रिवर नदी में बह गया था, तो उसके लिए आर्कटिक रीजन में लीक हो गया था, तो 20,000 टन ऑफ द डीजल ऑयल स्केप इनटू द रिवर। मतलब लगभग 20,000 टन जो डीजल था ऑयल स्पिल हो गया था अंबर नाया रिवर में, जो कि रसिया का था। द पावर प्लांट इज बिल्ट इंटायरली ऑन द permafrost whose weakening over the years due to climate change caused the pillars supporting a fuel tank to sink। मतलब परमाफ्रोस्ट ये मेटल है, तो इस पे यूज़ किया हुआ था, जो कि मान लो टाइम बिंग के होने पे मतलब वीक हो गया था, उसकी सिचुएशन गड़बड़ हो गई थी, तो वो टूट गया और अंबर नाया रिवर में सारा ऑयल डीजल स्पिल हो गया 20,000 टन के आसपास, जो इससे क्या सरफेस क्रिम्सन रेड हो गई, मतलब रेड हो गई, और जिससे क्या अंबर नाया रिवर फ्लोज द प्यासिनो लेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मतलब प्यासिनो लेक कहाँ पे है? ये रसिया के पास है, और ये आर्कटिक ओशन में है, क्योंकि जो आप मान लो रसिया से ऊपर जाओगे तो आर्कटिक है, और जो नीचे हम सबसे नीचे रहते हैं वो अंटार्कटिक है। आप इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, ये हम याद रखना चाहिए कि जो ऊपर है आर्क बनाता है और नीचे अंटार्कटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। परमाफ्रोस्ट इज अ ग्राउंड दैट रिमेन्स कम्प्लीटली फ्रोजन एट 0 डिग्री। मतलब परमाफ्रोस्ट मेटल से बना हुआ था ना जो प्लांट, क्या है ये 0 डिग्री पे बिल्कुल फ्रीज रहता है बिलो फॉर द एटलीस्ट 2 ईयर। मतलब 2 साल तक जमा रहेगा वो। इट इज़ कम्पोज ऑफ द रॉक, सोयल एंड सेडिमेंट हेल्ड टुगेदर। मतलब पत्थर या मिट्टी या सेडिमेंट्स हैं जो बचे खुचे होते हैं सेडिमेंट्स, तो उनको मिला के ये बनाया गया है, और जो एक बार जम जाता है मतलब 2 साल तक 0 डिग्री से जमा ही रहता है। तो हज़ारों सालों पहले जो मतलब ग्लेशियल बना था, जिससे बर्फ़ का टुकड़ा पहाड़ बोलते हैं, तो पहले बना था। अब ये पिघलने लगा चीज़ें, तो इसलिए वो स्पिल ओवर हो गया 20,000 टन डीजल आर्कटिक जो है उसमें, आर्कटिक ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना। स्टेटमेंट ए, आरबीआई इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी टू क्रिएट इंसेंटिव फॉर द कमर्शियल बैंक टू गिव लोन्स। मतलब क्या है, जो हाई पावर्ड मनी को क्या है सप्लाई करता है इंसेंटिव कमर्शियल बैंक टू गिव लोन्स, कि जो कमर्शियल बैंक है, मान लो कमर्शियल बैंक बोलते हैं प्राइवेट बैंक को, और पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं जो गवर्नमेंट के बैंक होते हैं। तो आरबीआई पैसा बढ़ाता है मार्केट में, कमर्शियल बैंक लोन दे सकें, क्या उसको ही बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। एंड द B1 इज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसका मैंने पहले डिस्कस किया था। आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मतलब मार्केट में पैसा बढ़ाता है जी सिक्योरिटी खरीद के, तो उसको मनी सप्लाई बढ़ा देता है, क्या उसको ऑपरेशन बोलते हैं, मनी मार्केट ऑपरेशन। द C1 इज आरबीआई affects the reserve deposit ratio of the commercial bank through a change in the statutory liquidity ratio। मैंने कल भी बताया था और आज भी CRR और SLR के बारे में, कि ये जो होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मतलब जितना पैसा भी उसके पास लायबिलिटीज़ हैं या उसके पास डिमांड है बैंक आरबीआई या कोई भी बैंक की, तो उसका कुछ परसेंट जो भी हम मान लो एक कन्वेंशन था कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, तो उसमें हमने डिसाइड किया था कि भाई इतना पैसा तो बैंक अपनी पूंजी के सेफ पूंजी के तौर पर SSR में स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो उतना उसको कैश में रखना ही रहता है और कैश रिजर्व रेशो में, ताकि वो कभी भी मतलब अनबिलेबल सिचुएशन आए कि लोन की कमी हो जाए, तो मान लो उसके जो बोलते हैं हम लोन वापस कम आने हो जाए, तो वो उसको पैसे को यूज कर सकता है। क्या उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन।
D1 है अंडर स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन आरबीआई एम्स टू कीप टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी अनचेंज। मतलब स्टेरिलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या आरबीआई करता है, पैसे का जो भी मार्केट में रहता है उसको अनचेंज करता है, बदलता नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट इसका बी है। एक करेक्ट है क्योंकि आरबीआई क्या है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के भले की चीज़ होती है वही करते हैं। इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द सप्लाई ऑफ द हाउ पावर्ड मनी इन द इकोनॉमी एंड क्रिएट्स इंसेंटिव एंड डिसेंटिवाइज फॉर द कमर्शियल बैंक टू गिव लोन एंड क्रेडिट टू इन्वेस्टर। मतलब मार्केट में महंगाई आती है तो क्या करता है आरबीआई, पैसे को ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू इन्फ्यूज कर देता है। महंगाई आ गई, पैसे को निकालता है, मतलब पैसे को वापस ले लेता है, और जिससे क्या है मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और महंगाई कंट्रोल में रहेगी। या फिर जब मान लो महंगाई बिल्कुल ही डाउन चलेगी, ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो गई, तो ग्रोथ को इम्बाइब करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो बेच देते हैं और पैसा मार्केट में बढ़ा देते हैं। पैसा मार्केट में मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि ये पैसा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप ले लो एज ए, मतलब मोर्टगेज आपके गिरवी रख देते हैं और आप हमें पैसा दे दो या करेंसी नोट छाप दो, क्योंकि इससे बेस पे मार्केट में क्या ग्रोथ होगा। और तब जब लगता है कि ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाली है तो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई क्या करता है, मतलब पैसे को मार्केट में कम करना होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आदमी खरीदेंगे क्योंकि उस पर क्या होता है, इंटरेस्ट रहता है या कूपन रेट बोलते हैं। मतलब आपको क्या बॉन्ड बोलते हैं ना कि बैंक में बॉन्ड खरीद लिए, तो बॉन्ड वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी बोलते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड बोल दो। तो इसके कई टर्म हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग टर्म यूज़ की हुई है। बेसिकली ये होता है कि आरबीआई ही मार्केट में पैसा बढ़ाता है और घटाता है, उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। तो स्टेटमेंट जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट है। आरबीआई परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द जनरल पब्लिक इन ए बीड टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जनरल पब्लिक से क्या है, बोली लगा के स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, मतलब उसमें खरीद लेता है तो पैसा इन्फ्यूज हो जाएगा, जिससे क्या है मार्केट में पैसा आ जाएगा और ग्रोथ को इनक्रीज कर सकता है। और वापस मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच के वो है वो लेके तो पैसा इन्फ्यूज कर देता है, मार्केट को इम्प्रूव करता है। तो मतलब दोनों चीज़ें आरबीआई कर सकता है। आरबीआई कैन इफेक्ट रिजर्व डिपॉजिट रेशो ऑफ द कमर्शियल बाइक एडजस्टिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मतलब क्या होता है, बैंक को एसएलआर या सीआरआर जो रखना होता है बैंक को आरबीआई में, अगर मान लो उसको कम रखने के लिए बोल देता है कि मान लो आपको कल से कम रखना है मेरे पास पैसा, तो उसमें क्या होता है कि आरबीआई के पास, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा लोन देने के लिए, वो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए काम कर सकता है ऐसे आरबीआई। एंड डी क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, जैसे हम बोलते हैं जिसको मान लो एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ें को की क्या है, आरबीआई हु सेल्स द बॉन्ड टू फॉरेन इन्वेस्टर विल एक्सचेंज फॉर द फॉरेन करेंसी होल्डिंग इनटू रूपी इन कमर्शियल बैंक। मान लो कोई फॉरेनर आ गया, उसने यहाँ से कोई चीज़ खरीद ली, तो क्या करेगा, मान लो डॉलर लेके आएगा बाहर से, तो उसको रुपए चाहिए, तो वो डॉलर को बेचेगा और रुपए ले लेगा। तो मार्केट में क्या है, रुपए बढ़ गए तो मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि आपके पास पैसा है, चीज़ कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, डॉलर को खरीद लेता है और रुपए को खरीद लेता है और डॉलर को मार्केट में डाल देता है। इसलिए क्या है, वो महंगाई को कंट्रोल कर सकता है आरबीआई। यही बात इसमें लिखी गई है। तो उसको ही स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, मतलब जो ये ऑपरेशन करता है उसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। दस इट इज स्टेरिलाइज इकोनॉमी अगेंस्ट एडवर्स शॉक। जो मान लो एकदम से कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ गया तो उसके लिए यूज होता है। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें मनी सप्लाई क्या है, चेंज की जाती है। डी करेक्ट है, इसमें स्टेटमेंट मनी सप्लाई पे चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। $96 क्वेश्चन, रिगार्डिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल्स कंटिन्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब क्या हो, इकोनॉमिक साइकिल्स बोलते हैं, ग्रोथ हो गया या हमारी डाइव कर गई, स्लम्प हो गया हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। जैसे ये हमेशा न्यूज़ में सुनते हैं इतने % जीडीपी ग्रो हो गई या डाउन चली गई, मान लो
जैसे ये पेंडेमिक सिचुएशन के थ्रू माइनस के 23.9% ग्रोथ डाउन हो गई थी, तो इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। ड्यूरिंग द बूम फेज मतलब इंक्रीजिंग फेज द जीडीपी एंड इन्फ्लेशन आर हाई एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज लो। मतलब बूम फेज में क्या होता है, जीडीपी क्या है, हाई रहती है, एंड इन्फ्लेशन आर हाई, महंगाई भी हाई रहती है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज लो, मतलब कम आदमियों के पास नौकरी होती है बूम फेज में कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है तब। ड्यूरिंग द रिकवरी फेज जब रिकवरी करती है, मान लो एक घाटा आ गया, उससे ज़्यादा रिकवरी, जैसे अब पेंडेमिक सिचुएशन के बाद रिकवरी कर रही है, तो इकोनॉमी एक्सपीरियंस रिलेटिव रैपिड ग्रोथ, मतलब जो घाटा आया था उससे ज़्यादा ग्रोथ फील करेगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम्स डाउन, मतलब बेरोजगारी भी कम आएगी, एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्ड, मतलब महंगाई बढ़ती रहेगी। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज, मतलब जब मान लो यहाँ पे ग्रोथ कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ना, एंड ग्रोथ स्लोज, मतलब ग्रोथ है स्लो हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन फॉल्स, मतलब नौकरी भी कम हो जाएंगी क्या, और महंगाई भी कम हो जाती है। फोर्थ है ड्यूरिंग द रिसेशन फेज, मतलब बिल्कुल ही घाटा आ गया, रिसेशन बोलते हैं, तो ग्रोथ रेट इज नेगेटिव, ग्रोथ रेट तो नेगेटिव हो जाती है। बोथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज हाई, मतलब बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी और महंगाई भी हाई हो जाएगी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव आर करेक्ट, तो ऊपर दी गई स्टेटमेंट में से बताइए कौन सा करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। इसमें बोला गया था इकोनॉमिक साइकिल इज द, मतलब इकोनॉमिक साइकिल किसको बोलते हैं, फ्लक्चुएशन है इकोनॉमी में, ग्रोथ हो गई या रिसेशन आ गया तो उसको ही इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं। फैक्टर सच एज ग्रोस जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितने भी मान लो हमारी इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज विद इन 1 ईयर बने इंडियन टेरिटरी में, इंटरमीडिएटरी गुड को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट पे मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया हुआ है, आप सभी चीज़ों को देखोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको टेक्निकल इन चीज़ों में घुस जाओगे तो बिल्कुल पजल हो जाओगे। इंटरेस्ट रेट एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग कैन हेल्प डिटरमाइन करंट स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल, मतलब कितना आदमी पैसा खर्च कर रहा है, कितना आदमी के पास पैसा है, इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है बैंक में, इसी पे बेस पे डिसाइड करते हैं कि क्या घाटा आ गया, क्या ग्रोथ हो गई। तो इसमें बोला गया कि बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल के 4 स्टेज होते हैं। जैसे एक्सपेंशन होगा, एक बार तो मान लो ग्रोथ कर रहा है, पीक पे पहुंच जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन फिर सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, ट्रफ बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। तो ड्यूरिंग द बूम फेज जब मान लो ग्रोथ कर रहा है, बिल्कुल जीडीपी हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे फैक्ट्रियों में ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, सर्विसेज हम ज़्यादा आईटी सेक्टर की प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ग्रोथ हो रही है, बूम हो रही है। तो उसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट लो होगी, मतलब आदमियों को काम मिलेगा, ग्रोथ कर रहे हैं हम, रोजगार मिलेंगे। इट इज़ यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय द हायर इन्फ्लेशन, मतलब पर एक ड्रॉबैक है, जब हम ग्रो करेंगे ना तब महंगाई भी साथ में आती रहेगी। तो ये दोनों चीज़ें, इनको ही मेंटेन करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बोलते हैं वही डिसीजन लेकर आती है कि हमें बेस पॉइंट घटाना है, रेपो रेट घटाना है या बढ़ाना है, इतने बेसिस पॉइंट, मतलब 1 रुपये में से कितना घटाना बढ़ाना है। तो वही चीज़ें हमेशा आती रहती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि रिकवरी फेज में, जो ड्यूरिंग द रिकवरी फेज द इकोनॉमी एक्सपीरियंस रिलेटिव रैपिड ग्रोथ, रिकवर कर रही है, मान लो घाटे से ऊपर आ रही है जैसे अभी है, तो ग्रोथ फील होगी। इंटरेस्ट रेट टेंड टू लो, मतलब इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे इस पर, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए, मार्केट में पैसा बढ़ाने के लिए, आदमी को पैसा देने के लिए इंटरेस्ट रेट कम रखती है गवर्नमेंट, जैसे कि अब की सिचुएशन है फिलहाल ये। एंड द इन्फ्लेटरी प्रेशर बिल्ड, मतलब थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़ेगी क्योंकि ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए महंगाई बढ़ेगी। तो यही ड्रॉबैक है, तब भी ग्रोथ होती है तो महंगाई तो जरूर आएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, जिसको टारगेट रहता है 4 से 6 के बीच में ही हमें इन्फ्लेशन रखनी है। 4 ± 2 बेसिस बोलते हैं, 200 बेसिस पॉइंट बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज, मतलब जब सिकुड़ रही है ग्रोथ हमें, वेर एंड द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय इकोनॉमी स्लो, ग्रोथ स्लो होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी और इन्फ्लेशन कम डाउन, महंगाई भी कम आएगी। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रफ इज बॉटम ऑफ द रिसेशन, मतलब बिल्कुल ही डाउन चलेगी ग्रोथ। अनएम्प्लॉयमेंट इज एट हाईएस्ट, मतलब बेरोजगारी तो बहुत बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन लो रहेगी। हमें सारी स्टेटमेंट में बस यही कंक्लूजन है, ग्रोथ आएगी तो इन्फ्लेशन भी आएगी,
और ग्रोथ जाएगी ना, सब चीज़ें डाउन हो जाएंगी, बट इन्फ्लेशन भी लो हो जाएगी, महंगाई भी कम हो जाती है जब ग्रोथ कम होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि कई बार महंगाई अच्छी है देश की ग्रोथ के लिए, पर वो लिमिटेशन में होनी चाहिए। महंगाई 4 से 6 के बीच में, 6% के पहले साल के कंपैरिजन में, जो बेस ईयर 2011-12 लेके रखा हमने उसके बेस पे। 97वां क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू दी बॉम्बे प्लान कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बॉम्बे प्लान के बारे में स्टेटमेंट दी हुई हैं, उसके बारे में लिखना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्लान एम टू प्रमोट फ्री मार्केट इकोनॉमी इन इंडिया बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन। क्या बॉम्बे प्लान का काम होता था कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, मतलब मार्केट फ्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होना चाहिए, रेगुलेशन वगैरह, तो इसको ही बोलते हैं क्या बॉम्बे प्लान। एंड द सेकंड वन इज लार्ज स्केल मेजर फॉर द सोशल वेलफेयर, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए लार्ज स्केल मेजर होने चाहिए। रिडक्शन ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी, मतलब किसी के पास ज़्यादा पैसा कम पैसा, उसको प्रमोटेड किया जाता था इस प्लान में कि कम करना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ये मैंने क्या है बॉम्बे प्लान पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको नहीं पता हो तो हर चीज़ें क्या कनेक्टेड रहती हैं। बस एक बार जीएस का आपका बिल्डअप हो गया नॉलेज तो अच्छा रहेगा, सभी टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। इसमें स्टेटमेंट बी करेक्ट है। बॉम्बे प्लान क्या था, इसमें क्या था, जो बिरला थे और टाटा थे, या जो पुरुषोत्तम राम थे, जो क्या है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बॉम्बे में इकट्ठे हुए थे, इन्होंने कहा था कि भाई 10 साल 15 साल में हमने क्या है जो नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, उसको तो डबल करना है, और देश की जो नेशनल इनकम है उसको ट्रिपल करना है, ये चीज़ थी। तो इसमें आगे बताया गया एक्सप्लेनेशन में कि बॉम्बे प्लान एक्सपोज ट्रेवलिंग, मतलब 3 गुना नेशनल इनकम को 3 गुना करना है, और डबलिंग द पर कैपिटा इनकम, आदमी की क्या 15 साल में एक आदमी की डबल इनकम करनी है। टॉप प्रायोरिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पेशली द प्रोडक्शन ऑफ द पावर एंड कैपिटल गुड्स, मतलब पावर ज़्यादा, जैसे एनर्जी सोर्स की इलेक्ट्रिसिटी या कोल या इनसे हमें कैपिटल गुड से हमें इकोनॉमी को रिवाइव करना है। ए की प्रिंसिपल ऑफ द बॉम्बे प्लान वाज दैट इकोनॉमी कुड नॉट ग्रो विदाउट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी तो ग्रो करेगी, रेगुलेट करना है। अंडर द एजम्पशन दैट फ्लेजिंग इंडस्ट्री वुड नॉट बी एबल टू कम्पीट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, मतलब क्या है हमारी गवर्नमेंट का तो इंटरवेंशन या रेगुलेशन रहेगा अगर हमें अपने देश की नेशनल इनकम बढ़ानी है या पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है तो, और क्योंकि लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा छोटी इंडस्ट्रियों को, ये है, और उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन या रेगुलेशन बोलते हैं। लार्ज स्केल मेजर्स फॉर द सोशल वेलफेयर वर फेवर्ड बाय दीज प्लान्स विच सजेस्टेड फोकसिंग ऑन इश्यूज लाइक राइट टू वर्क, फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये राइट टू वर्क है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, मिनिमम वेज सेट किया था, या मतलब हाउसिंग और सैनिटेशन पे, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। तो इसी के बेस पे क्या है देश ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 98th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MSS, मार्केट को स्टेबलाइज करती है, जैसे उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। मार्केट स्टेबलाइज क्या है, महंगाई को कम करना है या ग्रोथ कम हो रही है तो ग्रोथ को बढ़ाना है, तो उसको ही मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बोलते हैं। जो MSS बॉन्ड है, शॉर्ट टेन्योर्ड बॉन्ड, मतलब कम टाइम के लिए इशू होते हैं बॉन्ड। एंड द सेकेंड वन इज दे कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट, मतलब सेकेंडरी मार्केट जो होती है, प्राइमरी मार्केट तो IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब पहली बार शेयर होते हैं। सेकेंडरी मार्केट की होती है कि प्राइमरी मार्केट तो जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि वो चीज़ जो बेसिक एग्रीकल्चरल फीड से रिलेटेड रहती है। सेकेंडरी मार्केट रहती है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, या जो कि डायरेक्ट जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पर डिपेंड कम रह के हम मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों को यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड वन इज दिस बॉन्ड्स आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दी SLR, मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसको मैंने बताया था कि बैंकों को कुछ पैसा रखना पड़ता है वहाँ पे, कि मान लो आगे कोई घाटा आएगा तो हम इसको RBI में से निकाल के यूज़ कर लेंगे। तो इसमें क्या गया स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड है और स्पेशल बॉन्ड है, फ्लोटेड बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट RBI, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI इशू करता है इनको। सोल पर्पज क्या है, एब्जॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी, मतलब जो मान लो ज़्यादा पैसा है, लिक्विडिटी बोलते हैं उसको इकोनॉमी की टर्म में, ज़्यादा पैसा मार्केट से उसको कम करना है, या कम है तो उसको ज़्यादा करना है। तो
गवर्नमेंट्स नॉर्मल तो बॉन्ड होते ही हैं, पर उनसे एक्स्ट्रा पे आता है जब ये दिक्कत आती है कोई मार्केट में, तो वह नॉर्मल गवर्नमेंट बॉन्ड्स इनएडिक्वेट, मतलब जो नॉर्मल गवर्नमेंट बॉन्ड कम पड़ जाते हैं ना, तब ये आप पे एमएसएस बॉन्ड आते हैं। तो पहली बार 2004 में इशू किए हुए थे एमएसएस बॉन्ड आरबीआई ने बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, एंड कंट्री वाज फ्लश द डॉलर इनफ्लोज, मतलब एफडीआई ज़्यादा आ गया था 2004 में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बाहर से ज़्यादा पैसा आ गया। तो मान लो मार्केट में डॉलर ज़्यादा हो गए, तो डॉलर को तो हम यूटिलाइज करेंगे नहीं इंडियन यहाँ पे, तो वो क्या है, पैसे खरीदेंगे। तो पैसे खरीदेंगे तो मान लो मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, ज़्यादा पैसा आ गया तो क्या, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या है, इसने गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड निकाल दिए एमएसएस बॉन्ड। एमएसएस बॉन्ड आदमियों ने खरीदे क्योंकि उन पे कूपन मिलता है या इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है, तो एमएसएस बॉन्ड खरीदे और मार्केट से पैसा खींच के वापस आरबीआई में रख दिया उन्होंने कि मार्केट का स्टेबलाइजेशन होगा, तो इसको ही एमएसएस बॉन्ड बोलते हैं। और क्या है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड होते हैं, कम टाइम के लिए रहते हैं, एंड मैच्योरिटी फीवर देन 6 मंथ, 6 महीने से कम के कम टाइम पे ही होते हैं इकोनॉमिक रिवाइव करने के, बट डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया टेन्योर वेरीज, टेन्योर है इसका मतलब टाइम पीरियड चेंज होता रहता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू हेल्प आरबीआई स्टेरलाइजेशन ऑपरेशन, इसी को स्टेरलाइजेशन ऑपरेशन बोलते हैं कि भाई मार्केट में पैसा कम है ज़्यादा है, तो आपको याद रहेगा। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, एमएसएस बॉन्ड रेज थ्रू द ऑक्शन एंड ट्रेडेबल इन द सेकेंडरी मार्केट, मतलब इनको दोबारा से सेकेंडरी मार्केट होता है। एक तो मान लो बैंक इशू करता है आदमियों को, तो सेकेंडरी मार्केट है, आदमी को आदमी बेच ले दे सकता है, ले भी सकता है, बेच भी सकता है। वो बोल देगा कि कूपन रेट मैं तुझे दे दूंगा, और या कम पैसे में बेच सकता है, उसको ज़रूरत होगी, तो ये सेकेंडरी मार्केट में भी हो सकता है। एमएसएस बॉन्ड अर्न ए रिटर्न एंड क्वालिफाई फॉर द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो दैट बैंक्स नीड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ द शॉर्ट टेन्योर। तो क्या है, इनको एसएलआर में यूज़ नहीं किया जा सकता कि जो शॉर्ट टर्म नीड टू बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ द शॉर्ट टेन्योर ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब बैंक को थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए रहता है, जब उसको एसएलआर दोबारा से रखना पड़ता है आरबीआई में, तो ये एसएलआर में काउंट नहीं होते जो एमएसएस बॉन्ड होते हैं। तो जो रेगुलर बॉन्ड हैं, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं, स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट फिजिकल सिचुएशन, मतलब फिजिकल सिचुएशन उसको बोलते हैं, गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है, टैक्स कम कमा रही है, तो उसको फिजिकल सिचुएशन बोलते हैं। इन केस ऑफ द एमएसएस बॉन्ड एन इक्वल कैश बैलेंस केप्ट बाय द गवर्नमेंट विद इन द आरबीआई मैचेस द एमएसएस बिल, तो गवर्नमेंट इतना ही पैसा एमएसएस जो बॉन्ड है उसके बराबर का पैसा रखती है। दे हैव देयर फॉर जस्ट ए मार्जिनल इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू एंड फिजिकल पोजीशन, तो फिजिकल पोजीशन पे गवर्नमेंट की पे कम फर्क पड़ता है। एंड पेमेंट ऑफ द सच इंटरेस्ट, मतलब अगर मान लो ये बॉन्ड दिए तो सोन सेपरेटली इन द बजट, बजट में अलग से दिखाया जाएगा एमएसएस बॉन्ड दिए गए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और चीज़ें आपकी तभी क्लियर होंगी, आप डेली रेगुलर रहोगे वीडियो पे और चीज़ों को समझते जाओगे, आपको बहुत ईजी लगने लगेगी इकोनॉमिक्स, और रियली में बहुत इंटरेस्टिंग है इकोनॉमिक्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सीपीआई आईडब्ल्यू। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और आईडब्ल्यू होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, तो सीपीआई आईडब्ल्यू होता है, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। इट इज़ रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है द बेस ईयर ऑफ सीपीआई इज 2016। एंड थर्ड है इट इज़ ए बेंच मार्क फॉर कैलकुलेटिंग डियरनेस अलाउंस फॉर द एम्प्लॉय, सेंट्रल एम्प्लॉय, मतलब डीए बोलते हैं जिसको, हर 6 मंथ में लगता है। क्या इसका बेस यही रहता है। एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट, ऊपर दी गई स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका सी आंसर है सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जो सीपीआई आईडब्ल्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा नहीं, इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में बात होगी तो लेबर ब्यूरो द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो लेबर से बात आएगी तो इंडस्ट्री की बात लेबर से ही होगी, तो सीपीआई आईडब्ल्यू इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो लेबर मिनिस्ट्री हैज़ रिवाइड द बेस ईयर फ्रॉम द सीपीआई, जो पहले 2001 था उससे बेस ईयर अब 2016 आ गया। द रिविजन इज द बेस ईयर विल इफेक्ट द चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न ऑफ द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन ओवर द ईयर, मतलब जो वर्किंग क्लास के आदमी हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो किस बेस पे आजकल खर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा किस चीज़ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो उनका बेस ईयर चेंज कर दिया है। तो
39% ऑफ द फूड एंड बेवरेजेज, मतलब 39% तो वेटेज दे दिया इस इंडेक्स में फूड को और बेवरेजेज को, जो आप खाना और पीने की चीज़ें यहाँ रहती हैं आपकी, एंड अगेंस्ट 46.2% अर्लियर, मतलब पहले 40% था, अब क्या फूड और बेवरेजेस को कम कर दिया है। और इन कॉन्ट्रास्ट स्पेंडिंग ऑन द हाउसिंग विल गेट 17% वेटेज एज अगेंस्ट द 15 मतलब पहले क्या था, इसमें बेस ईयर में चेंज कर दिया 2001 से 2016 में कर दिया। पहले क्या था, बेवरेज एंड फूड की ज़्यादा थी परसेंटेज वेटेज, अब उसकी कम कर दी है, और घर की अब ज़्यादा कर दी है, 15 से 17 कर दी है। और स्टेटमेंट थर्ड इसलिए क्या है क्योंकि बेंचमार्क है, जो डीए हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के डीए काउंट करते हैं वो उसी पे काउंट करते हैं, CPI IW पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100th क्वेश्चन, with reference to the global partnership on artificial intelligence recently seen in news following statements, मतलब जो स्टेटमेंट दी गई हैं उसके बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल पार्टनरशिप, मतलब पूरे विश्व की पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब थ्योरी में और प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत डिफरेंस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं कि कोई चीज़ मान लो हम एक बार कंप्यूटर में डाटा फीड कर दें, अपने आप ही मशीन चलती रहेगी, तो इसमें क्या इसके बेस पे क्या क्या है, उसको ब्रिज करने के लिए, गैप को कम करने के लिए, क्योंकि थ्योरी में बातें ज़्यादा करते हैं हम और प्रैक्टिकलिटी में कम करते हैं। द सेक्रेटरीट ऑफ द सचिवालय ऑफ द GPI होस्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन पेरिस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है क्या। एंड द थर्ड वन इज इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ GPI, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इसका करेक्ट है। जून 2020 में इंडिया क्या है, GPI एज ए फाउंडिंग मेंबर, मतलब अभी ये रिसेंट की खबर है कि जून 2020 में GPI ग्लोबल पार्टनरशिप, मतलब पूरे विश्व की पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडिंग मेंबर है, मतलब जिसने फाउंड किया था। और क्या है, मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, आदमी का डेवलपमेंट करने के लिए यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करो, ग्राउंडेड इन द ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ करो। This is the first initiative of its type involving better understanding of the challenges and opportunity surrounding artificial intelligence using the experience and diversify the participating country, मतलब इस तरह का ये पहला इनिशिएटिव है और इसे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिससे कि ग्रोथ हो। जैसे मान लो फैक्ट्रियों में बंदे काम कर रहे हैं, हजारडियस चीज़ है, तो उनके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके बच्चों को दूर रख सकते हैं, या जो भी वर्कर हैं उसमें दूर रख सकते हैं, और रोबोट काम कर सकते हैं इंडस्ट्री में। तो इसका फाउंडिंग मेंबर है, पिछले साल जून की बात है 2020 की। GPI इज सपोर्टेड बाय द सेक्रेटरीट होस्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, मतलब OECD जो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है और इंडिया विज एक्टिवली पार्टिसिपेट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवरेजिंग इट्स एक्सपीरियंस इन द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया 2015 से, तो उसको यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारा पार्टिसिपेशन कर सकता है इंडिया। ये हिंदी में आपको सारा आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। और फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चन ऑफ द ज्योग्राफी बिकॉज already I have posted 9th video and this is the 10th video of the economics, and tomorrow I will start geography questions. And please revise all the playlist if you want to crack government exam. Bye, keep learning.